हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का सेकेंड पार्ट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति को लेकर कई सारे बदलाव हो रहे थे सोसाइटी में, कई सारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा पिछले पार्ट में। अब इस पार्ट में हम एक और इशू के बारे में देखेंगे जो कि कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, यानी कि कास्ट इनइक्वलिटी का जो सिस्टम चल रहा था, जैसे कि उच्च और निम्न दर्जे के लोगों का डिवीज़न, छोटे दर्जे के लोगों को छोटा कहना, उन्हें नीचा दिखाना या फिर उनके साथ भेदभाव करना। तो ये अपर क्लास लोअर क्लास, ये जो कास्ट इनइक्वलिटीज चलती थी, जाति के आधार पर भेदभाव, ये बहुत बड़ा इशू था। ऑब्वियसली आज भी कई जगह हमें देखने को मिलता है, तो सही नहीं है कास्ट इनइक्वलिटी। तो इसीलिए कई सारे चेंजेस इसको लेकर भी हो रहे थे। ठीक है, जिससे सबसे पहले अगर हम बात करें राम मोहन राय की, तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाई, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इस कास्ट सिस्टम के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इन्होंने ऐसा ही कुछ भी नहीं कह दिया कि चलो महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। इन्होंने प्रॉपर टेक्स्ट जो होते थे, एंशियंट टेक्स्ट, उनकी स्टडी करी, प्रूफ दिया कि देखो कहाँ लिखा है कि महिलाओं को इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, हम महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे, जो कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे कि कास्ट सिस्टम सही नहीं है, तो उसकी इन्होंने हेल्प ली। इन्होंने क्या किया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। ठीक है, जो कि कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, इसी तरीके से और भी यहाँ पर ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में बॉम्बे में बनती है। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में, जो कि कास्ट इनइक्वलिटी को लेकर क्रिटिसाइज करती थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात करी। काय की बात करी? स्पिरिचुअल इक्वलिटी। ठीक है, सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमारे सामने आता है जिसे परमहंस मंडली कहा जाता है। परमहंस मंडली, जो कि 1840 में बनती है बॉम्बे में, और इसमें भी ये जो इनइक्वलिटीज है इसको एबोलिश करने के लिए आवाज उठाई गई थी। एबोलिश्ड कास्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि कास्ट सिस्टम को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कास्ट इनइक्वलिटीज सही नहीं है, सभी इक्वल हैं, सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, मतलब सभी इंसान हैं। अगर ये भी उसकी गलती है कि वो किसी छोटी जाति में पैदा हुआ या बड़ी जाति में पैदा हुआ तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब जाति के आधार पर भेदभाव करना ये बिल्कुल गलत बात है। आप कैसे किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं क्योंकि उसका किसी और जाति में जन्म हुआ इसलिए आप उसके साथ भेदभाव करेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, जाति धर्म बाद में आते हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, तो इंसान के साथ इंसान की तरह बिहेव करना होगा। इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इस कास्ट इनइक्वलिटी के खिलाफ थे। ठीक है, इसके अलावा जो इसी समय यानी कि 1920 सेंचुरी में कई सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कई सारी फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, कई सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेबर्स की डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड ऑफ लेबर। अब कैसी डिमांड? देखिए, जैसे ही फैक्ट्रीज बनेगी, जैसे रोड्स बनने लगेंगे, माइनिंग होगी, तो क्या होगा? मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो गांव में लोग रहते थे, जो पुअर थे इन विलेजेस, वो क्या होते हैं, वो शहरों की तरफ, सिटीज़ की तरफ काम की तलाश में जॉब के लिए चले जाते हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो उन्हें वर्क मिल जाएगा कोई, और दूसरा ये जो है ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, जहाँ लोग उन्हें रोज़ सुनाते हैं, रोज़ उनके पता नहीं क्या क्या उन्हें बोलते रहते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उससे वो दूर रह पाएंगे। ठीक है, काम कर पाएंगे। तो वहाँ पर कोई भेदभाव उनके साथ नहीं हो रहा है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। तो अवे फ्रॉम ऑपरेसिव सिस्टम, बहुत ऑपरेसिव सिस्टम होता था गाइस।
अगर आपने कभी फील किया हो तो बताइए, बिकॉज मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट इनइक्वलिटी आज भी होती है, ठीक है। और एक और सिस्टम, ये रेस को लेकर, मतलब कि कलर को लेकर भी बहुत सारे लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग जो होते हैं वो अगर फेयर स्किन वाले तो वो डार्क स्किन वालों को, ब्राउन स्किन वालों को नीचा दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कलर डार्क है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या ही सिस्टम है। खैर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए गाइस। तो डिमांड फॉर लेबर, तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है तो लोग उस तरफ जाने लग जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्मी में रेजिमेंट, जैसे कि महार कास्ट की अगर हम बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनका जन्म इसी जाति में हुआ था, तो महार कास्ट के लिए महार रेजिमेंट बनाया गया। महार रेजिमेंट यानी कि आर्मी ग्रुप, महार रेजिमेंट में भी यहाँ पर इन लोगों को जॉब मिलती थी, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इनके जो फादर थे वो सबसे पहले तो क्या थे, एक लीडर थे दलित मूवमेंट के, दलित मूवमेंट, और उसके अलावा ये आर्मी स्कूल में भी टीचर थे, ठीक है। टॉट इन आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल में इन्होंने पढ़ाया था। ये टीचर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिताजी, और दलितों के एक बहुत बड़े नेता भी थे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि क्या सिस्टम यहाँ पर अभी तक चल रहा था। अब बात करते हैं डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। लेट मी इरेज इट गाइस। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करें तो कई सारे व्यक्ति कई सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कई मूवमेंट चला रहे थे। जैसे सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है घसीदास। घसीदास, तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने सतनामी मूवमेंट चलाया। सतनामी मूवमेंट कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में। किस लिए? जो लेदर वर्कर्स होते हैं, लेदर वर्कर्स, उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, तो इसके लिए उन्होंने सतनामी मूवमेंट चलाया था सेंट्रल इंडिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर जो है इनका मतुआ सेक्ट, मतुआ सेक्ट का मतलब होता है मतुआ जो पंथ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? वर्कड अमंग चंदाला कल्टीवेटर्स, इनके साथ भी भेदभाव किया जाता, तो इनके साथ भी इन्होंने काम किया हरिदास जी के मतुआ सेक्ट ने। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक फेमस गुरु थे श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। कहाँ के थे ये? केरला के। ये जो हरिदास ठाकुर का मूवमेंट था कहाँ पर था? ईस्ट बंगाल, ठीक है। पूरा बंगाल वाला रीजन एक ही था पहले, तो ईस्ट वाला एरिया जो हमारा भारत का हिस्सा है आज वो है वेस्ट बंगाल, और उसका ईस्ट पार्ट जो कि बांग्लादेश है आज, वहाँ पर इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। केरला में श्री नारायण गुरु की अगर हम बात करें तो इन्होंने यूनिटी की बात करी, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, एक फेमस स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यनु, मनुष्यनु, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक कास्ट, एक रिलीजन और एक गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी कि एक ही जाति है, एक ही भगवान है, एक ही धर्म है, तो फिर भेदभाव क्यों करना? एकता से रहिए, यूनिटी से रहिए। तो यूनिटी को इन्होंने प्रमोट किया, और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट इन्होंने दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस कास्ट इनइक्वलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। हरिदास ठाकुर ने कई सारे टेक्स्ट, ये जो कई सारे टेक्स्ट होते थे जिसमें कास्ट सिस्टम को बताया जाता था बढ़ा चढ़ाकर कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, इनको भी क्रिटिसाइज करते थे लोग, ठीक है। तो
यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें गुलामगिरी, तो ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है ज्योतिराव फूले के द्वारा। महात्मा ज्योतिराव फूले जो कि एक बहुत बड़े लीडर बन गए थे यहाँ पर, लोअर कास्ट के जो मूवमेंट थे उसको लीड करने वाले, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले। तो ये ज्योतिराव फूले जी जो हैं माली समाज से बिलोंग करते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम माली समाज। तो हम हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले जयंती मनाते हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत रिस्पेक्ट हम इनकी करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं आपको अभी खुद पता चल जाएगा। क्योंकि जो लोअर क्लास लोग थे उस समय, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि इक्वलिटी हमें मिलनी चाहिए, हम भी इंसान हैं। और इन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट लोग जिन्हें कहा जाता है लोअर कास्ट, उनको एक होना होगा और एक होकर अपनी इक्वलिटी के लिए अपने अधिकारों की इनको मांग करनी होगी। ठीक है, तो गुलामगिरी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योतिराव फूले जी, जिनकी वाइफ जो है सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, उनको महिलाओं को बढ़ाने का काम किया। लोग बहुत कुछ कहते थे, लोग पता नहीं गंदे गंदे शब्द यूज़ करते थे इनके लिए कि आप अपनी वाइफ को स्कूल भेज रहे हैं। उस समय महिलाओं को स्कूल भेजने का रिवाज नहीं था, और उनके परिवार वाले तो छोड़ो, उनके हस्बैंड उनको पढ़ा रहे थे। तो फिर समाज पता नहीं क्या क्या कहने लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज की बात नहीं मानी और जो सही था उसका साथ दिया। ज्योतिराव फुले की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण से जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, इस जो खुद को आर्यंस मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, खुद को आर्यंस मानते हैं। इनका मतलब था कि ये जो आर्यंस है, ये जो ब्राह्मण से जो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, फॉरेनर्स है। क्या है, फॉरेनर्स है, जो कि हमारी धरती पर आए हैं और हमारे ही लोगों को, जहाँ यहाँ के नेटिव्स हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लोअर कास्ट कह रहे हैं। जबकि ये जो खुद की ज़मीन वगैरह बताते हैं, इन पर इनका कोई अधिकार नहीं है। ये नेटिव्स की ही ज़मीन है, प्रॉपर्टी नेटिव्स की ही है, पूरी भूमि नेटिव्स की है। बस ये पता नहीं कहाँ से आए और हमारे लिए हमारी भूमि को छीनने लगे, हमें छोटा बताने लगे। ठीक है, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हमारा एक गोल्डन एज हुआ करता था, जब क्या था, मराठा रूल था, जहाँ पर योद्धा की तरह लोग खेती करके खुशहाल जीवन बिताते थे। मराठा जो थे वो एकदम जस्ट एंड फेयर रूल करते थे, सभी खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन आर्यन आए, पता नहीं जाति भांति में इन्होंने लोगों को बांट दिया। ठीक है, इन्होंने एक बुक, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, काय के लिए, फॉर कास्ट इक्वेलिटी के लिए, यानी कि कास्ट इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, सब कोई छोटा बड़ा नहीं है, कास्ट एक ही कास्ट है सभी की, सब इंसान हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इन्होंने 1873 में एक बुक लिखी, कौन सी बुक, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा। तो ये बुक इन्होंने क्यों लिखी, किस पर लिखी, 1873 से 10 साल पहले 1863 के समथिंग अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर आप समझते हैं, गृह युद्ध, यानी कि जब नेटिव्स ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जो ब्लैक स्लेव्स होते थे, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती स्लेव्स बनाया जाता था। तो उनको फ्री करवाने के लिए वहाँ पर मूवमेंट हो रहा था, ऐसा स्ट्रगल चल रहा था। उनको डेडिकेट करते हुए, स्लेव्स की कंडीशन और अनटचेबल की कंडीशन को कंपेयर करते हुए ये बुक डेडिकेट की गई है, कौन सी, गुलामगिरी। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें हु कुड एंटर टेम्पल, तो इस समय में जब ये मूवमेंट चल रहे थे तो मंदिरों में भी जाने की इजाज़त नहीं थी, जिनको लो कास्ट कहा जाता था। मंदिर, अब ये क्या बात हो गई, भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, इंसान कौन होते भेदभाव करने वाले। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या, मंदिरों में भी लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, B.R. अम्बेडकर, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया अपनी लाइफ में। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि सारे बच्चों के साथ भी इन्हें नहीं बैठने दिया जाता था, ना ही सबके साथ ये खाना खा सकते थे, ना ही जहाँ से सब बच्चे पानी पीते वहाँ से भी इन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता है। अब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को टीचर डांट भी दे तो भी वो कहता है कि मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, टीचर्स ऐसे हैं, टीचर्स वैसे हैं, टीचर्स मुझे जोर से डांट दिया टीचर ने। अब इतनी सी बात में बच्चा इतना
गुस्सा हो जाता है, तो उस समय इन्होंने कितना फेस किया स्ट्रगल, और उसके बाद यूएस से इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। एक रीज़न ही काफ़ी है, वरना बहाने, अगर आपको काम नहीं करना है तो बहाने आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन काम करना है तो कई स्ट्रगल के बावजूद भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया। इन्होंने यूएस से लॉ की पढ़ाई की। ठीक है, यूएस की अगर हम बात करें तो लॉ की इन्होंने पढ़ाई करी, और उसके बाद 1919 में ये कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, रिटर्न इंडिया। इसके बाद 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि उस समय इनको मंदिरों में एंट्री तक नहीं दी जाती थी, इसलिए इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया मंदिरों में एंट्री पाने के लिए। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन कई सारे लोगों ने इनका सपोर्ट किया, और इन्होंने 1927 से 1935 तक ऐसे 3 मूवमेंट चलाए अपने अधिकारों के लिए, टेम्पल एंट्री के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब उस समय मंदिरों में तक नहीं जाने दिया जाता, और बाकी सब तो छोड़िए। 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया गया, और ऐसे 3 मूवमेंट चलाए गए 1927 से 35 के बीच में, 3 सच मूवमेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नॉन ब्राह्मिकल मूवमेंट्स की, तो कुछ नॉन ब्राह्मण्स, ऑब्वियसली जो ब्राह्मण्स थे उनको हायर क्लास कहा जाता था, वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे कुछ लोग। नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स की बात करें तो नॉन ब्राह्मण जो थे वो भी मूवमेंट कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत फेमस नाम आता है, EV रामास्वामी नईकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये अपनी अर्ली लाइफ में सन्यासी थे, इसके बाद कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि जब ये एक भोजन का समारोह होता है जहाँ पर ये जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने देखा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी हो रहा है, मतलब कि लोअर कास्ट लोगों की लाइन अलग और अपर कास्ट की लाइन अलग, डिफरेंस उनमें यहाँ पर इनको साफ नजर आ रहा था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कई सारी बुक्स को भी ये क्रिटिसाइज करते थे जो कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणिकल रूल को सपोर्ट करती थी, ब्राह्मणिकल सिस्टम को सपोर्ट करती थी, ऐसे बुक्स का इन्होंने क्रिटिसाइज किया। और अब इतने लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो थी उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि सनातन धर्म सभा बन जाती है, सनातन धर्म सभा लोगों ने बनाई। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में जो ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसके रिस्पॉन्स में। उसके अलावा भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, ये नॉर्थ इंडिया में ये बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राह्मण सभा ये ईस्ट इंडिया में ये बन जाती हैं। तो बहुत सारे मूवमेंट चले कास्ट को लेकर, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे, कुछ लोग इसके ऑब्वियसली विरोध कर रहे थे, लेकिन आज भी ये कास्ट का जो इशू है ये चलता है। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, मतलब कास्ट को लेकर किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए कि आप छोटे हो, आप हमसे दूर रहिए, हम पोल्यूटेड हो जाएंगे। ऐसा क्या होता है गाइस, सभी इंसान है, क्या छोटा बड़ा क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट। आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।